दोस्तों, आज मैं भारतीय जनता पार्टी के उस सच को उजागर करना चाहता हूं जो सच आपको देखना चाहिए। जो झूठ वो बरसों बरस से दलितों और पिछड़ों को लेकर बोलती हुई चली आ रही है। आपको मैं 2-3 ऐसी स्टोरीज आज की वीडियो में लेकर आया हूं जिससे आपको यह समझ में आएगा कि दरअसल आज भी चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे वो बिहार हो, हर जगह जाति के नाम पर किस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, किस तरीके से गिरफ्तारियां हो रही हैं। एक तस्वीर वो भी दिखाऊंगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में एक शख्स ने दलित पिछड़ों पर हो रहे अत्याचार को लेकर सवाल किया तो उसको भरी रैली में प्रधानमंत्री के सामने अरेस्ट कर लिया गया। वो तस्वीर भी दिखाऊंगा आपको। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी में 2 बड़ी ज्वाइनिंग हुई हैं, उस ज्वाइनिंग से भी बड़ी खबरें दिखाऊंगा। 5-7 बड़े लोगों ने ज्वाइन किया है, उससे जुड़ी कुछ खबरें हैं, तमाम सारे वीडियोज हैं, तमाम सारी खबरें। लेकिन सबसे पहले एक कहानी, एक खबर, और खबर को मैं कहानी इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि उसके पीछे मेरे पास एक वाजिब कारण है। वाजिब कारण इसीलिए क्योंकि अगर आप दलित हैं, अगर आप बहुजन समाज से जुड़े हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, तो पुलिस के बिल्लों में भी आपकी जाति दूर से चमक जाएगी। मामला शाहजहांपुर का है और ये कोई और व्यक्ति नहीं है, ये बहुजन समाज पार्टी के जोन प्रभारी बताए जा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है खबरों में। खबरों के हिसाब से मैं पूरी कहानी आपको बता रहा हूं। दरअसल हुआ ये कि बीते दिनों शाहजहांपुर के पुलिस पहुंची थी सत्यभान के घर पर। सत्यभान के घर पर पुलिस इसलिए पहुंची थी क्योंकि उनके बेटे अभिषेक को तलाश करने आई थी। अभिषेक को क्यों तलाश करने आई थी ये अभी आपको बताऊंगा। अभिषेक को तलाश करने आई थी, पकड़ने आई थी, किसी मामले में आरोपी बनाया गया था उनका बेटा अभिषेक। तो जब अभिषेक नहीं मिला तो छत पर से सत्यभान को पुलिस ने धक्का दे दिया और जिसकी वजह से उनकी कमर की हड्डी टूट गई और उन्होंने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। दावा यह किया जा रहा है कि सत्यभान बहुजन समाज पार्टी के जोन प्रभारी थे और पुलिस ने जो है, जब उनका बेटा सर्च ऑपरेशन में नहीं मिला घर पे, तो गुस्साई पुलिस वालों ने धक्का दे दिया और उनकी मौत हो गई। और ये बात मैं किसी के कहने पर नहीं कह रहा हूं, ये बात खुद मरने से पहले खुद सत्यभान का वो इकबालिया बयान है और मरने से पहले का बयान, उससे ज्यादा पुख्ता सबूत अदालत भी नहीं मांगती। साफ तौर पर पुलिस वालों के लिए यह कहा गया है कि उन्होंने कैसे दुर्भावना से ग्रसित होकर उनको धक्का दिया। अब इसके बाद बहुत सारे परिजनों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया, 6 घंटे तक शव नहीं उठाया। और उसके बाद दोस्तों ये हुआ कि देर शाम को उन पुलिस वालों के खिलाफ, उनके नाम भी बता दे रहा हूं, राहुल सिसोदिया एक का नाम है और एक और पुलिसकर्मी है, उसको भी गैर इरादतन हत्या और SC/ST एक्ट में इन दोनों पर बड़ी मुश्किल से FIR दर्ज हुई। बताया जा रहा है कि सत्यभान बहुजन समाज पार्टी के जोन प्रभारी थे, अनुसूचित जाति से आते थे। उनके बेटे अभिषेक का 22 अगस्त को अमन शुक्ला, अभिषेक जो सत्यभान के बेटे हैं, उनका अमन शुक्ला नाम के एक व्यक्ति से विवाद हुआ था। अमन ने अभिषेक और अभिषेक की मां रेखा, इनके खिलाफ मारपीट और फायरिंग करने की FIR प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसके बाद मंगलवार को दरोगा राहुल सिसोदिया और एक सिपाही अभिषेक के घर पहुंचे थे। अभिषेक नहीं मिला और उसके बाद राहुल सिसोदिया और उस सिपाही ने सत्यभान को छत से धक्का दिया, जिसके बाद से वो नीचे गिरे और उसमें वो लहूलुहान हो गए, उनके कमर की हड्डी टूट गई। आप समझ सकते हैं किसी व्यक्ति की अगर कमर टूट जाए तो वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बचता है। और उस घटना के बाद ये दोनों पुलिस वाले वहां से भाग गए और उसके बाद उनकी मौत हो गई। दरअसल बात यह है, सच ये है कि जाति के नाम पर किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है आज की तारीख में लोगों को, ये आप देखिए। अभी तक हालांकि इस पूरे मामले में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से इस पूरी घटना पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है और यह बड़ा आश्चर्यचकित करने वाली बात है। अगर सत्यभान बहुजन समाज पार्टी के जोन प्रभारी थे तो बहुजन समाज पार्टी ने इस पर कोई
अपना स्टैंड क्यों नहीं लिया? और अगर सत्यभान को बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी के तौर पर प्रचारित किया जा रहा है और वो नहीं थे, तो इसका क्लैरिफिकेशन बहुजन समाज पार्टी क्यों नहीं दे रही? और मान लीजिए कि सत्यभान का कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं था बहुजन समाज पार्टी से, तो क्या इस मामले में बहुजन समाज पार्टी को सत्यभान के परिजनों के साथ नहीं खड़े होना चाहिए था? ये कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। हालांकि इसका सच क्या है, खबरों के माध्यम से जो बताया जा रहा है वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। अब मैं चाहता हूं सत्यभान का आखिरी बयान जो है वो आप सुनिए। पुलिस ने मेरे पापा को धक्का दिया, धक्का दिया, बड़ी गंदी गंदी गालियां दी हैं। बोले अभिषेक लाल मुझे धक्का दिया, हमारा करिहा टूट गया। भैया लोगों हमारी मदद करी जाए। तो ये सत्यभान का आखिरी बयान है दोस्तों। एक और तस्वीर दिखाता हूं दलित शोषित पिछड़ों पर अत्याचार की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीते दिनों रैली चल रही थी और उस रैली में एक शख्स ने प्रधानमंत्री से पूछ लिया कि दलित अत्याचार पर आप कुछ क्यों नहीं बोलते? उस सवाल पर आप चुप्पी क्यों साध लेते हैं? जब मंच पर मोदी जी खड़े हुए थे उस वक्त नीचे से इस व्यक्ति ने सवाल किया और इस सवाल करने पर उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो गई, उसको वहां से हिरासत में लिया गया, ऐसा दावा किया गया। श्रीकांत नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने एक वीडियो जारी किया है। मैं चाहता हूं कि वो वीडियो आप देखिए। ये छोटा सा वीडियो है। इस व्यक्ति ने सवाल किया था, इस लड़के ने सवाल किया था और उसने कहा था कि सीधे तौर पर देखिए दलितों के साथ अत्याचार क्यों, जवाब दो। ये बैनर दिखाया और सवाल किया। उसके बाद उस लड़के को गिरफ्तार किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में। कृष्णकांत लिखते हैं, नरेंद्र मोदी की रैली में एक युवक ने दलितों पर हो रहे अत्याचार के बारे में सवाल पूछा तो उसे जेल भिजवा दिया। ये बताया दोस्तों। प्रियंका गांधी की रैली में क्या हुआ था मुझे नहीं पता क्या हुआ था, लेकिन यह सच है जो तस्वीरों में दिख रहा है कि कैसे इस सवाल पूछने पर उसको गिरफ्तार किया गया। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा किस तरीके से दलितों और पिछड़ों को गालियां बक रहे हैं उसका भी एक वीडियो वायरल हो रहा है। आप देखिए जरा किस तरीके से बुरा भला कहा जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और ये सच है भाजपा का। आप देखिए खुल्लम खुल्ला ये लोग तमाशा कर रहा है। एक गुंडा को नहीं रहने देंगे। चलिए सरकार बनने दीजिए। कुछ कहेंगे जिस तरीके से विरोध अब सामने भी करने लगे ओদের लोग দেখা যাচ্ছে सरकार बनने दीजिए फिर बताते हैं। अच्छा दोस्तों, इस बीच आकाश आनंद का चंद्रशेखर को लेकर एक वीडियो वायरल हो रहा है। पुराना वीडियो है लेकिन इस वक्त इसीलिए आज की तारीख में, आज के सिनेरियो में इसीलिए बड़ा मौजू हो जाता है क्योंकि चंद्रशेखर आजाद लगातार सवालों के घेरे में है। सवालों के घेरे में इसीलिए क्योंकि चंद्रशेखर आजाद को भाजपा कभी हनुमान बताती है, कभी समाजवादी पार्टी की तरफ जाते हैं। और इसी बीच बिहार चुनाव के बीच में आकाश आनंद का ये पुराना बयान वायरल हो रहा है। जरा देखिए कि आकाश ने क्या कुछ कहा। आजकल समाज में एक ऐसा ही चमचा आप लोगों के बीच में घूम रहा है, वो जो हमारे 1000 युवाओं के ऊपर मुकदमा लगवा के उन्हें फंसा दे, कभी कांग्रेस की गोद में जाके बैठ जाए तो कभी आरएलडी और आरजेडी की गोद में जाके बैठने वाला, वो जो सपा से दलितों के वोटों का 2 सीटों पे समझौता कर फिर आंसू टपकाने वाला, जो संविधान विरोधी केसीआर जैसे की गुलामी करने वाला आज अपने आप को संविधान का रक्षक बताता फिर रहा है। तो साथियों, ऐसे नाटकबाज और धोखेबाज से आज सबको संभल के रहना होगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये आकाश आनंद का बयान वायरल हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि बहुजन समाज पार्टी में बीते कुछ दिनों में किस तरीके से ज्वाइनिंग हो रही है। दोस्तों ये खबर देखिए, इसमें बताया गया कि बिजनौर में पूर्व ब्लॉक प्रमुख एडवोकेट अबरार अहमद ने छोड़ी सपा, हुए बसपा में शामिल। एक ये खबर। दूसरी खबर देखिए,
इसमें बताया गया कि आजमगढ़ में पूर्व बीडीसी सदस्यों ने 5 पूर्व बीडीसी सदस्यों ने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर ली है। सुखनैन, सुमन सिंह, राजन तिवारी, श्याम प्रजापति इनके नाम हैं। ओबीसी, मुस्लिम, जनरल, एससी तमाम सारे लोगों ने ये ज्वाइनिंग की है और ये ज्वाइनिंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि पंचायत के चुनाव आने वाले हैं और पंचायत चुनाव एक ऐसा चुनाव है जो मैं लगातार कह रहा हूं कि पंचायत चुनाव में अगर बहुजन समाज पार्टी ने अपना संगठन बूथ का मजबूत कर लिया तो आप यकीन मानकर चलिए कि 2027 का चुनाव उसके लिए बेहद आसान हो जाएगा। इस वजह से दोस्तों विश्वनाथ पाल ने भी कई ज्वाइनिंग कराई है, अलग अलग समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों की ज्वाइनिंग कराई है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की ज्वाइनिंग कराई है। विश्वनाथ पाल ने वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि विश्वनाथ पाल ने कहां कहां पर ज्वाइनिंग कराई है। ये देखिए 3 तारीख की ये तस्वीरें हैं, तो गोंडा की ये तस्वीरें हैं और लगातार अलग अलग जगहों पर बीएसपी में ज्वाइनिंग हो रही है। युवा, अलग अलग पार्टियों के नेता, बड़े बड़े लोग बसपा को ज्वाइन कर रहे हैं। तो दोस्तों आपका क्या मानना है, क्या 2027 में जो चुनाव होने वाला है बसपा उसमें कुछ दमदार वापसी कर पाएगी? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।